एक ब्रह्मांडीय तबाही के बाद एक अंतरिक्ष यात्री खुद को एक एस्केप पॉड में पाता है जो निश्चित मृत्यु के साथ सूर्य की ओर बह रहा है। केवल 100 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक दुर्घटना के बाद अंतरिक्ष यात्री को अचानक कुछ दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री ट्रॉय होलोवे एक एस्केप पॉड पर होश में आता है। वह घायल है और उसके बगल में उसके सहयोगी का शव पड़ा है। ट्रॉय किसी से भी संपर्क करने का प्रयास करता है जो मदद की पेशकश कर सकता है, लेकिन पता नहीं चल पाता है। नेविगेशन उपकरण और रेडियो संचार दोनों ऑफलाइन हैं। एकमात्र काम करने वाला उपकरण उसके ब्रेसलेट पर है। अप्रत्याशित रूप से स्टेशन हावर 18 जवाब देता है। पायलट रॉबर्ट्स बताते हैं कि वह अस्थायी रूप से कमांडर के लिए भर रही है और सहायता के लिए तैयार है। ट्रॉय बताते हैं कि एक ड्रिल ने क्षुद्र ग्रह पर एक जेब को तोड़ दिया, जिससे भाप का विस्फोट हुआ, और उसके बाद विस्फोट हुआ। अपनी सटीक स्थिति को इंगित करने में कठिनाई और व्यंग्यात्मक रूप से ट्रॉय से निर्देशांक के लिए पूछना। ट्रॉय खिड़की के बाहर के स्थान का वर्णन करता है, यह जानते हुए कि यह उसके दृष्टिकोण से मदद नहीं करेगा और न ही कोई अन्य जहाज दिखाई दे रहा है। एकमात्र लाभ यह है कि वह गंभीर रूप से घायल नहीं है। अंततः रॉबर्ट्स अपने कंगन को लॉक करने का प्रबंधन करता है। हालांकि उसके कैप्सूल के पथ की गणना में कुछ समय लगेगा। जैसे ही ट्रॉय वजन में स्थिर हो जाता है, उसे अचानक पता चलता है कि उसका पॉड सीधे सूर्य की ओर बढ़ रहा है। वह रॉबर्ट से उसे कमांडर से जोड़ने की मांग करता है, लेकिन वह मना कर देती है और इसके बजाय अनुरोध करती है कि वह एक चिकित्सा निदान करे। ट्रॉय उसे याद दिलाता है कि उपकरण काम नहीं करते हैं। फिर रॉबर्ट स्वीकार करती है कि उसे किसी भी कीमत पर उसे बचाने का आदेश है। हालांकि ट्रॉय यह नहीं समझ सकता कि वह कंपनी के लिए इतना मूल्यवान क्यों है। क्षुद्र ग्रह इमोर और अपोलो खनिजों से समृद्ध हैं। वह एक इंजीनियर भूविज्ञानी है जिनका इस मिशन पर कार्डियम, ऑस्मियम, गैलियम, कोबाल्ट, रोडियम, प्लेटिनम, पैलेडियम और पानी जैसे खनिजों का पता लगाना था। व्यंग्यात्मक रूप से वह रॉबर्ट्स को पूरी आवर्त सारणी सुनाने की पेशकश करते हैं। अगर वह महसूस करते हैं कि वह अपना आपा खोने के करीब हैं। रॉबर्ट्स स्वीकार करते हैं कि उन्होंने सेंट्रल कमांड के साथ भी संपर्क खो दिया है, जिससे उन्हें नेतृत्व से जोड़ना असंभव हो गया है। यह पता चला है कि हावर 18 भी मलबे से क्षतिग्रस्त हो गया था। उनके तकनीकी सहायक घायल हो गए थे और कमांडर मरम्मत में व्यस्त हैं। हालांकि उन्होंने सफलतापूर्वक पता लगा लिया है उसका स्थान, और यद्यपि वह सीधे सूर्य की ओर जा रहा है। ऑक्सीजन जनरेटर नीचे की ओर थ्रस्टर्स पर चालू हैं और घूर्णन प्रणालियां ऑफलाइन हैं, जैसे कि संदूषण नियंत्रण और जल पुनर्जनन प्रणालियां, और केबिन तापमान नियंत्रण ऑफलाइन है। इससे भी बदतर यह है कि शीतलन प्रणाली क्षतिग्रस्त लगती है, जिससे तापमान तेजी से गिरता है और हाइपोथर्मिया से मृत्यु का खतरा होता है। ट्रॉय को मैन्युअल रूप से कूलर को अक्षम करना होगा। फिर भी जैसा कि पहले ही स्थापित हो चुका है कि वह सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका सीधा विकिरण इस दूरी पर गंभीर जलन पैदा कर सकता है। एक और मुद्दा है, विकिरण कक्ष में विकिरण रिसाव हुआ है और ट्रॉय का एक्सपोजर लगातार बढ़ेगा। अपने ब्रेसलेट पर विकिरण प्रतीक की जांच करते हुए रॉबर्ट ने योजना बताई। ट्रॉय सुनता है क्योंकि वह कहती है कि उन्हें विकिरण के स्तर गंभीर होने से पहले उसे रोकना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह उसे आश्वासन देती है कि वह लगभग 75 मिनट में उसके पास पहुंचने की योजना बना। उसकी तेज रफ्तार के कारण ट्रॉय फिर पूछता है कि निगम उसे बचाने के लिए इतना इच्छुक क्यों है। वह तो एक साधारण कर्मचारी है। रॉबर्ट्स आदेशों का हवाला देते हुए सवाल को टालती है कि अगर उसकी जान बचाने का कोई मौका होगा तो वह ऐसा करेगी। फिर ट्रॉय घर से संपर्क करने का अनुरोध करता है और रॉबर्ट्स कुछ सोचने के बाद 1 घंटे के भीतर इसकी व्यवस्था करने का वादा करता है। ट्रॉय सवाल करता है कि क्या कंपनी ने खनन उपकरण को अधिकतम क्षमता तक धकेलने का आदेश देते समय जोखिमों को समझा था। क्या यह आपदा सिर्फ खनिजों की एक अतिरिक्त खेप के लिए थी? लेकिन रॉबर्ट बातचीत को अपनी स्थिति पर वापस ले जाता है। ब्रेसलेट हाइपोथर्मिया की शुरुआत का संकेत देता है। उसे जब तक हो सके शीतलन प्रणाली को बंद कर देना चाहिए। ट्रॉय हालांकि जिंदा जलने की तुलना में जलना पसंद करता है। उसके पास एक निकासी सूट है
लेकिन इसमें केवल 15 मिनट की ऑक्सीजन है, इसलिए उसे सूट पहनने से पहले यथासंभव लंबे समय तक सहना होगा, जो उसे तब तक जीवित रहने में मदद कर सकता है जब तक बचाव अचानक नहीं आ जाता। ट्रॉय उसे बताता है कि यदि वह शीतलन प्रणाली को निष्क्रिय नहीं करता है तो वह फिर कभी किसी से बात नहीं कर पाएगा। अनिच्छा से अंतरिक्ष यात्री काम पर लग जाता है। कंपार्टमेंट अंटार्कटिका से भी ठंडा है, इसलिए उसे जल्दी से कार्य करना चाहिए। ट्रॉय आवश्यक नियंत्रणों की ओर बढ़ता है, लेकिन संचार लिंक अचानक कट जाता है। वह आंख मूंदकर लीवर को इतनी जोर से पकड़ता है कि उसका दस्ताना और उंगलियों की त्वचा उसमें चिपकी रहती है। इसके बावजूद वह सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर देता। संचार फिर से जुड़ता है, यह जानते हुए कि चीजें यहाँ से और भी बदतर हो जाएंगी। ट्रॉय स्वीकार करता है कि उसके बाजू में एक और चोट है। वह अधिक खून खो देगा और दर्द असहनीय हो जाएगा। ट्रॉय मेडकिट ढूंढता है, अपने घायल हाथ पर पट्टी बांधता है और अपने बाजू से एक टुकड़ा निकालता है। घाव को जलाने की आवश्यकता है। अपने मृत सहकर्मी की जेबों में कुछ भी उपयोगी खोजते हुए उसे एक पारिवारिक तस्वीर और एक लाइटर मिलता है, जिसका उपयोग वह चोट को जलाने के लिए करता है। इस प्रक्रिया में वह होश खो देता है। जब ट्रॉय होश में आता है, वह रॉबर्ट्स से फिर से संपर्क करता है, जो उसकी चुप्पी से बहुत चिंतित है। वह उसे तापमान में तेज वृद्धि के लिए तैयार रहने की चेतावनी देती है और खतरनाक क्षेत्र से पीछे हटते हुए वह उससे जुड़े रहने और उसे बचाने देने की विनती करती है। लेकिन ट्रॉय चुप हो जाता है, जबकि रॉबर्ट्स उस तक पहुंचने की बेताबी से कोशिश करता है। ट्रॉय हैच की ओर रेंगता है, सब कुछ खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हैच तक पहुंचते हुए वह उसे फिर से पीछे हटने का आग्रह करता है, यह जानते हुए कि वह तब तक अपनी जान जोखिम में डालती रहेगी जब तक वह जीवित है। रॉबर्ट्स उसे बचाने का मौका मांगता है, जबकि ट्रॉय रिलीज हैंडल की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है और वह गिर जाता है। मलबे का एक और टुकड़ा कैप्सूल के घूर्णन को स्थिर करता है। ट्रॉय होश में आता है। उसे अगले 10 मिनट तक बढ़ती हुई गर्मी सहनी होगी। उसके बाद वह निकासी सूट में 15 मिनट तक छिपा रहेगा, जब तक कि कैप्सूल उसे बचाव जहाज की ओर नहीं निकाल देता। ट्रॉय ने जल्दी रिटायर होने के अपने डीएसी निर्णय को साझा किया, जिससे रॉबर्ट्स हंस पड़े। फिर गंभीर होते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी से माफी मांगनी चाहिए। उनका एक बेटा था। अचानक हुए धमाके ने उन्हें बाधित किया और अगले ही पल मलबा कैप्सूल की दीवार में छेद कर देता है। दबाव तेजी से कम हो जाता है, जिससे ट्रॉय को जल्दी से अपना सूट पहनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ समय बाद इमरजेंसी लाइट चालू हो जाती है। ट्रॉय रॉबर्ट्स से फिर से संपर्क करता है, रिपोर्ट करता है कि उसकी जीवन रक्षक बैटरी 95% पर है, लेकिन ऑक्सीजन का स्तर 18% तक गिर गया है। केबिन का दबाव पूरी तरह से समाप्त हो गया है। स्वचालित प्रणालियों ने शेष रिजर्व ऑक्सीजन तक पहुंच को बंद कर दिया है। वह इस दरार को बंद करने के लिए बाहर जाने पर विचार करता है, दबाव बहाल करेगा और रिजर्व टैंक को ट्रिगर करेगा, जो उसे सही समय पर हावर 18 की ओर ले जाएगा। हालांकि सूट के साथ भी बाहर विकिरण और गर्मी के संपर्क से कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो जाएगी। उसे एहसास होगा कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। ट्रॉय फिर से रॉबर्ट से विनती करता है कि वह चले जाए और उसके चालक दल को खतरे में न डाले, लेकिन वह मानती है कि पीछे लौटना कोई विकल्प नहीं है। उसे वापस लाने के आदेश दिए गए हैं। कम से कम एक चालक दल के सदस्य को जीवित रहना चाहिए, क्योंकि एक आपदा जो पूरी टीम को मार देती है, पूरे ऑपरेशन को बंद करने की ओर ले जाती है। अगर ट्रॉय बच जाता है तो व्यापक जांच के वर्षों होंगे, लेकिन निगम चालू रहेगा। ट्रॉय की आवाज में निराशा सुनकर रॉबर्ट्स स्वीकार करती है कि वह आदेश के बिना भी उसके पीछे आती। वह उसे दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद देता है, लेकिन जोर देकर कहता है कि यह अभी भी उसके लिए अंत है। 7 साल पहले उसका पति सामना नहीं कर सका और अंततः इन सभी वर्षों में उसे छोड़कर चला गया। वह केवल यही चाहती थी कि वह उसे गले लगाए और कहे कि वह उससे प्यार करता है। उसके शब्दों से प्रभावित होकर ट्रॉय चुपचाप सूर्य की ओर देखते हुए फोन काट देता है। फिर अप्रत्याशित रूप से उसे अपने मृतक सहकर्मी की जेबों में रखे नए प्रोटोटाइप दस्ताने याद आते हैं। वह जल्दी से उन्हें पहनता है और रॉबर्ट्स से पूछता है कि कक्ष में पूरे उल्लंघन को कैसे ठीक किया जाए, ताकि वह केबिन के दबाव को बहाल कर सके और उसके जहाज की ओर निकल सके। रॉबर्ट्स उसे चेतावनी देता है कि बाहर वह सीधे सौर विकिरण 370 डिग्री सेल्सियस के संपर्क में आएगा। ट्रॉय मजाक में कहता है कि वह सिर्फ छाया में काम करेगा। उसे सावधानी से मार्गदर्शन करते हुए रॉबर्ट्स ट्रॉय को क्षतिग्रस्त क्षेत्र का पता लगाने में मदद करता है। पॉड्स कैमरे के माध्यम से बारीकी से देखता है। ट्रॉय खुली जगह में प्रवेश करता है और घोषणा करता है कि पूरे दरार को सील कर दिया गया है।
और ट्रॉय को तुरंत वापस आने का निर्देश देता है। हालांकि उसकी ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है और ट्रॉय अपनी आखिरी ताकत के साथ चेतना खोने के कगार पर है। वह खुद को वापस कैप्सूल में खींचता है और आपातकालीन ऑक्सीजन टैंक को सक्रिय करता है। ऑक्सीजन का स्तर 7% तक बहाल हो जाता है। ट्रॉय फिर से रॉबर्ट्स से संपर्क करने की कोशिश करता है। जैसे ही सूरज की रोशनी की एक किरण खिड़की से उसके चेहरे को जलाने लगती है, वह हताश होकर खुद को ढालता है, क्योंकि रॉबर्ट्स उसे कैप्सूल से बाहर निकलने का आग्रह करती है। वह पहले से ही उसे देख सकती है। ट्रॉय को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वह सूट में जिंदा जल रहा है। वह उससे वापस लौटने की विनती करता है। रॉबर्ट चिल्लाती है कि वह लगभग वहां पहुंच चुकी है और उससे हार न मानने की विनती करती है। ऑक्सीजन गिरना जारी रहता है, लेकिन ट्रॉय को अचानक अपने बेटे की याद आ जाती है और वह घोषणा करता है कि वह आत्मसमर्पण नहीं करेगा। आखिरकार वह अपनी पत्नी से जुड़ जाता है और उसकी आवाज सुन लेता है। ट्रॉय रॉबर्ट्स को तैयार होने का निर्देश देता है। जैसे ही वह फुसफुसाता है कि वह घर आ रहा है, कैप्सूल की खिड़की टूट जाती है और फिर से एक कम बजट वाला स्पेस सर्वाइवल स्टोरी टूट जाती है। यह मूलतः एक व्यक्ति का शो है। यहाँ कुछ भी विशेष रूप से नया या उल्लेखनीय नहीं है। यह निश्चित रूप से एक बार देखने लायक है और तब भी सभी के लिए नहीं है।